नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा स्पेशल स्टेटस नेटवर्क ऑफ रिजर्व बायोस्फीयर का यहाँ पे दे दिया गया है और भारत में पहले ऑलरेडी 11 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व थे, उसमें अब 12वां जुड़ गया है पन्ना नेशनल पार्क। तो इसमें हम समझेंगे कि पन्ना नेशनल पार्क में किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोविज़न है और कहाँ लोकेटेड है बेसिकली पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट और इसी के निकटतम है अपना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब हम दोस्तों समझेंगे कि यूनेस्को जो है एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व भर में जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको यहाँ पे एक स्टेटस प्रदान करता है, जिससे वो एक रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है और उस रिजर्व कैटेगरी के माध्यम से वहाँ पे टूरिज्म अट्रैक्शन और बेसिक जो स्टेटस हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं इन यूनेस्को के माध्यम से और दुनिया भर में उसकी जो प्रसिद्धि होती है वो यहाँ पे जानी जाती है। दोस्तों, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को जो हमारी धरोहर है बेसिकली भारत की या पूरी दुनिया भर की, वहाँ पे उसको कंजर्वेट करने का, उसको रिजर्व करने का इसको एक बेसिकली हक होता है, बेसिकली एक स्टेटस होता है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क जनरली कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप इस इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भैया पन्ना नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में और इसका जो टोटल एरिया है वो है 542.67 किलोमीटर स्क्वायर। और जो पन्ना नेशनल पार्क की जो कैटेगरी डिसाइड हुई थी 1993 में और भारत का 22nd ऑफ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का 5th यानी 5वां टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क को दोस्तों 2007 में यहाँ पे बेस्ट मेंटेनेंस नेशनल पार्क अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि मध्य प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको नवाजा। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम में पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व को यहाँ पे काउंट किया जाता है और 25 अगस्त 2011 को यहाँ पे बहुत सारे जो जंतु हैं, जीव हैं, जैसे कि कोकोडाइल, अर्जुन, जामुन एक्सेट्रा, ट्री प्रेजेंटेड और बहुत सारे एरियाज यहाँ पे काउंट किए गए, जो कि एक बेसिक स्टेटस प्रोवाइड करता है इन पन्ना नेशनल पार्क को। उसके अलावा दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हो थोड़ा सा और डिटेल में कि भैया ये है प्यारा भारत और ये है अपना मध्य प्रदेश और यहीं पे है पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छतरपुर फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा एरिया जो है और इसी के जो बीच में यहाँ पे दोस्तों काली वाली लाइन देख रहे हो जिसको हम कहते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना। और ये कैन बेतवा लिंक परियोजना दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसको लिंक किया जाएगा और जो बुंदेलखंड का मतलब काफ़ी ज़्यादा सूखाग्रस्त वाला स्थान है उसमें इस लिंक परियोजना के माध्यम से पानी प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें सारी जगह पानी भेजा जाएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पन्ना नेशनल पार्क में भी यहाँ पे पड़ेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक जो पानी की समस्या होती है वो भी इससे ख़त्म की जाएगी, समाप्त की जाएगी। आप इस इमेज में और देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने पन्ना नेशनल पार्क की ऑफिशियल साइट से यहाँ पे निकाला है, जिसमें बहुत सारे टाइगर्स एंड जो पन्ना में जैसा कि आप जानते हो कि कोकोडाइल, घड़ियाल, टाइगर और हिरण जैसे कई जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि किसी भी नेशनल पार्क को अगर हमें बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में रखना है या रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती है। पहली चीज़ दोस्तों कि जो डेवलपमेंट का क्षेत्र होता है कि भैया यहाँ पे कितना डेवलपमेंट है ह्यूमन एक्टिविटी का, उसके अलावा जो सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी कितनी है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जंगलों में कटाई और पेड़ों का खपत होना, जंगलों में बहुत सारे यहाँ पे लोगों के माध्यम से जो दुर्दशा या दुर्बलता दिखाई जाती है वो कितनी कम से कम वहाँ पे देखी जाती है। और उसके अलावा इसमें रूल एंड रेगुलेशन कितने बेहतर हैं, इसका जो लॉजिस्टिक रोल है जैसे कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग यानी
उसमें लोग कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना जाते हैं, उसका क्षेत्रीय डिस्टर्बेंस कैसा है, इन्वायरमेंट वाला इलाका कैसा है, और एजुकेशन पर्पज से, ट्रेनिंग पर्पज से उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग उसको जानते हैं, और उस नेशनल पार्क में कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिससे हम और भी सारी जो जीव जंतु हैं, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के जानवर हैं, उनको हम किस तरीके से कंजर्वेट कर सकते हैं, उनको हम एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों जेनेटिक मटेरियल, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कितना इफेक्टेबल होता है। यानी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जितने विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो उस जंगल में या उस फॉरेस्ट में किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरीके से वो सस्टेन हो पाते हैं। अगर ये सभी कैटेगरी फुलफिल होती हैं तभी यूनेस्को और जो हमारे भारत के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक बेसिक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं इन नेशनल पार्क को। अब हम दोस्तों समझते हैं कि फॉरेस्ट में जनरली यहाँ पे 3 कैटेगरी में किसी नेशनल पार्क को बांटा जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में थोड़ा सा डिटेल में समझ पाओगे। इसमें आप देख सकते हो कि जो ग्रीन वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं हम कोर एरिया। यहाँ पे ना तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है और ना ही किसी भी प्रकार के जो भी ह्यूमन एक्टिविटी लोग करते हैं, चाहे वो किसी लकड़ी काटने को लेकर जाएं या किसी भी तरीके से उनका जो भी मोटिव हो वो यहाँ पे नहीं हो सकता। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया इस कोर एरिया में तो उसको 5 से 6 साल तक की सज़ा हो सकती है और एक अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो कोर एरिया है वो काफ़ी कंजर्वेट रहता है, काफ़ी सुरक्षित रहता है, जिससे वहाँ पे जो रहने वाले हमारे कंजर्वेट जीव हैं उनको यहाँ पे कोई मनुष्यों के द्वारा कोई परेशानी ना हो, कोई बेसिकली ठेस ना पहुंचे। उसके अलावा दोस्तों जो सेकंड वाला क्षेत्र होता है किसी भी नेशनल पार्क का उसको कहते हैं बफर जोन। यहाँ पे दोस्तों जनरली जो रिसर्चर जाते हैं या एजुकेशन पर्पज से किसी को रिसर्च करनी है, किसी यूनिवर्सिटी को या कोई स्कूल के बच्चे जाते हैं तो जनरली उनको एक अगर परमिशन दी जाती है तो वो वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं और जो रिसर्च से संबंधित है किसी पेड़ पौधे को लेकर के या किसी जानवर को लेकर के तो वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उपस्थित सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते, उनको आप यहाँ पे खत्म या किसी प्रकार की तौहीन उनकी नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा एरिया आता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन, जो कि दोस्तों कॉरपोरेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी खुला होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जायज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप एक लार्ज लेवल पर या एक्सट्रीम लेवल पर वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो उस पर आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, काफ़ी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वां बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है पन्ना नेशनल पार्क को। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 18 प्रकार के जो हमारे नेशनल पार्क रिजर्व हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें से कुछ न्यू हैं और कुछ यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। और जो 12वां पन्ना नेशनल पार्क को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उसके लिए एक स्पेशल स्टेटस देता है यूनेस्को। तो उसमें आप एक बेसिकली तरीके से समझ पाओगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कौन कौन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि नंदा देवी, नॉकरॉक, मानस, डिब्रू, उसके बाद आपका देहांग, सुंदरवन, गुल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी के पर्वत एंड ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, कंचनजंगा, पंचमढ़ी एंड अचानकमार, ये जैसे जो नेशनल पार्क हैं इनको भी यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। और जिसमें अगर इनको हम ऐड करते जाएं तो जो न्यू अगर एडेड होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पन्ना भी ऐड हो चुका है, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट एंड कच्छ और जो सुंदर जो आपका है वो भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो स्पेशल हैं जिनको बेसिकली यूनेस्को ने अपनी नेटवर्किंग साइड में, जो कि पहले 11 थे अब वो 12 हो गए हैं पन्ना नेशनल पार्क को मिला करके, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भैया पहला है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2001 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो बेसिक लोकेशन है वो है वेस्ट बंगाल। और जो सेकंड नंबर का है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ये है उड़ीसा। और उसके बाद दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना यहाँ पे 2009 में हुई थी। और नॉकरॉक बायोस्फीयर रिजर्व ये भी 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपका मेघालय में है। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, ये तमिलनाडु में। एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये 2004 में यूनेस्को के बेसिक स्टेटस में आया था और ये है आपका उत्तराखंड में। उसके अलावा दोस्तों जो
सातवां है वो है गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो बेसिक स्टेट है वो है तमिलनाडु, यानी भारत का सबसे साउथ का क्षेत्र। उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 2013 में, ये है ग्रेट निकोबार में। और अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसको स्टेटस मिला था ये 2012 में। और 10वां जो है वो है आपका अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका केरला एंड तमिलनाडु में स्थित है। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये है नॉर्थ वेस्ट एंड सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। वो हम कह सकते हैं कि जो 12वां है वो है आपका पन्ना नेशनल पार्क, जो कि पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।